साल है 1854। बॉम्बे में एक नई आवाज गूंजती है, पहले स्टीम पावर्ड कॉटन मिल की हमिंग। कावस जी नाना भाई दावर की बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने का सिंबल है। यह मिल सिर्फ मशीनरी से बढ़कर है, यह कॉलोनियल डोमिनेंस को चैलेंज करती इंडियन एंटरप्राइज का सिंबल है। सदियों तक इंडिया टेक्सटाइल्स में दुनिया में सबसे आगे था, लेकिन अब ब्रिटिश राज में इसे ब्रिटिश मिल्स के लिए कच्चे कॉटन का सप्लायर बना दिया गया है। दावर की मिल एक बोल्ड स्टेटमेंट है, इंडियंस अपने लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलोनियल रुकावटों के बावजूद इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने एक स्लो लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियल जर्नी शुरू की। इंडिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन की कहानी सरकार से नहीं, बल्कि कुछ विजनरीज के एम्बिशन और रेजिलियंस से शुरू होती है। उस पहली मिल की हमिंग होप और उथल पुथल दोनों का सिग्नल देती है, एक नया इंडिया जो फैक्ट्री क्लॉक से हमेशा के लिए बदल गया है। ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी ने इंडिया के इंडस्ट्रियल फेट को शेप दिया, इंडियन ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटेन की सर्विस के लिए। इंडिया रॉ मटेरियल्स का सप्लायर और ब्रिटिश गुड्स के लिए एक मार्केट बन गया, जबकि उसके अपने आर्टिसंस और इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गए। हाई टैरिफ्स ने इंडियन टेक्सटाइल्स को क्रिपल कर दिया, ब्रिटिश गुड्स ने मार्केट को भर दिया, जिससे लोकल क्राफ्ट्स तबाह हो गए। ड्रेन ऑन वेल्थ, वह कैपिटल जो इंडियन इंडस्ट्री बना सकती थी, उसे ब्रिटेन में भेज दिया गया। कॉलोनियल स्टेट ने इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को रोक दिया, जिससे क्रेडिट, टेक्नोलॉजी और लाइसेंस मिलना मुश्किल हो गया। रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक्सट्रैक्शन को सर्व किया, इंडियन डेवलपमेंट को नहीं। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अनइक्वल टर्म्स पर शुरू हुआ, जिससे डिपेंडेंसी और इकोनॉमिक इम्बैलेंस बढ़ गया। इंडस्ट्री के लिए स्ट्रगल शुरू से ही एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ स्ट्रगल था जो इंडिया को सबऑर्डिनेट रखने के लिए डिजाइन किया गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने 3 शहरों में जड़ें जमाई, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। बॉम्बे अपने एंटरप्राइजिंग कम्युनिटीज के साथ मैनचेस्टर ओन ऑफ इंडिया बन गया, जो कॉटन टेक्सटाइल्स में लीड कर रहा था। कलकत्ता की जूट मिल्स, जिन पर ब्रिटिश कैपिटल का डोमिनेंस था, कॉलोनियल कंट्रोल और ग्लोबल ट्रेड को रिफ्लेक्ट करती थी। मद्रास में ग्रोथ धीमी थी, जो लोकल क्रॉप्स और टेक्सटाइल्स की प्रोसेसिंग पर फोकस कर रहा था, लेकिन एक वाइटल सदर्न हब बन गया। इन शहरों ने पूरे इंडिया से माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट किया, जिससे नई अर्बन इकोनॉमीज और सोशल डायनामिक्स बने। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कंसंट्रेटेड थी, जिससे इंडिया का ज्यादातर हिस्सा एग्रेरियन और मॉडर्निटी से अछूता रह गया। बूमिंग पोर्ट सिटीज और स्टैग्नेंट कंट्रीसाइड के बीच का कंट्रास्ट इंडिया की इकोनॉमिक ज्योग्राफी को डिफाइन करता था। ये मेट्रोपोलिस अपॉर्चुनिटी और हार्डशिप के क्रूसिबल बन गए, जिससे नई सोशल स्ट्रक्चर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स बने। फैक्ट्रीज ने इंडिया की पहली इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास को जन्म दिया, जो पॉवर्टी और होप से गांवों से खींचे गए थे। वर्कर्स को ब्रूटल आवर्स, अनसेफ कंडीशंस और कम वेजेस का सामना करना पड़ा। महिलाएं और बच्चे और भी कम के लिए काम करते थे। स्लम्स और टेनेमेंट्स, चावल और बस्तियां घर बन गए, जो ओवरक्राउडिंग और बीमारियों से ग्रस्त थे। वर्कर्स की मिजरी और ऑनर्स की लग्जरी के बीच का अंतर साफ था। फिर भी साझा डिफिकल्टों ने एक नई क्लास कॉन्शियसनेस को इंक्रीज्ड बना दिया। वर्कर्स ने ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, पहली ट्रेड यूनियंस बनाई और बेहतर कंडीशंस के लिए स्ट्राइक्स की। उनके स्ट्रगल ने इंडिया के सोशल और पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक शक्तिशाली नई शक्ति को पेश किया। इंडस्ट्रियल सिटी सफरिंग का एक स्थान और रेजिस्टेंस का बीज दोनों बन गई। कॉलोनियल कंस्ट्रेंट्स के बीच जमशेदजी टाटा जैसे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस का सपना देखा। टाटा का विजन एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और सबसे ऑडेसियसली एक इंडियन स्टील इंडस्ट्री। ब्रिटिश स्केप्टिसिज्म का सामना करते हुए टाटा ने अपनी फॉर्च्यून इन्वेस्ट की, रिसोर्सेज की तलाश की और ग्लोबल स्टील मेकिंग सीखी। हालांकि वह इसके पूरा होने से पहले ही मर गए, उनके बेटों ने 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जैमशेदपुर की स्थापना की। 1912 में पहला इंडियन स्टील इनगॉट बाहर आया, इंडियन कैपेबिलिटी की एक जीत। टिस्को ने बिरला और हीराचंद जैसे दूसरों को इंस्पायर किया, शिपिंग, ऑन्टो और केमिकल्स में नए वेंचर्स को इंक्रीज बना दिया। ये इंडस्ट्रियलिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट के पिलर्स बन गए, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी का समर्थन करते हुए। टाटा की लेगेसी ने साबित किया कि इंडियंस मॉडर्न इंडस्ट्री बना सकते हैं, जिससे एक सॉवरेन नेशन की फाउंडेशन रखी गई। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस कुछ एन्क्लेव्स तक ही सीमित थी, बॉम्बे, कलकत्ता, अहमदाबाद, जिससे इंडिया का ज्यादातर हिस्सा एग्रेरियन और गरीब रह गया। कॉटन और जूट का डोमिनेंस था, जबकि एडवांस्ड इंडस्ट्रीज को कॉलोनियल पॉलिसी द्वारा बाहर रखा गया था। इंडस्ट्रियल बेस शैलो था, जिसमें डाइवर्सिफिकेशन और टेक्नोलॉजिकल डेप्थ की कमी थी। रीजनल डिस्पैरिटीज गहरी हो गईं, इंडस्ट्रियल पॉकेट्स अमीर हो गए,
जबकि हिंटरलैंड्स लेबर रिजर्वायर बन गए। यह ड्यूल इकोनॉमी विशाल ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के बीच मॉडर्न इंडस्ट्री ने असमानता को बढ़ा दिया। कुछ लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी व्यापक पूरी के ठीक विपरीत थी। कॉलोनियल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने नेग्लेक्ट के सागर में प्रोग्रेस के आइलैंड्स बनाए। इम्बैलेंस की यह लेगेसी इंडिपेंडेंट इंडिया को दशकों तक चैलेंज करेगी। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ने नेशनलिस्ट गुस्से और इकोनॉमिक फ्रीडम की मांग को इंक्रीज्ड दिया। 1905 के स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश गुड्स का बहिष्कार करने और इंडियन इंडस्ट्री को इंक्रीज्ड देने का आह्वान किया। विदेशी कपड़ों की होली और स्वदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने की कस्में रेजिस्टेंस के एक्ट बन गए। स्वदेशी ने नए इंडियन बैंक्स, फैक्ट्रीज और इकोनॉमिक नेशनलिज्म में एक उछाल को इंस्पायर किया। टाटा जैसे एंटरप्रेन्योर्स नेशनल हीरोज बन गए जो सेल्फ रिलायंस के सपने को साकार कर रहे थे। इस आंदोलन ने आज़ादी को रोजमर्रा के इकोनॉमिक चॉइसेस से जोड़ा, जिससे लाखों लोगों के लिए संघर्ष मूर्त हो गया। हालांकि तत्काल लाभ सीमित थे, स्वदेशी ने सेल्फ सफिशिएंसी पर एक नेशनल कंसेंसस बनाया। 1947 में आज़ादी ने गहरी इकोनॉमिक चुनौतियों को लाया, लेकिन इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ की पॉकेट्स और एक मॉडर्न नेशन के लिए एक विजन भी लाया। 1854 में बॉम्बे की मिल की पहली हमिंग ने इंडिया को एक लंबी कठिन यात्रा पर सेट कर दिया था। संघर्ष और आकांक्षा के माध्यम से इंडिया अपने स्वयं के इंडस्ट्रियल डेस्टिनी को गढ़ने के लिए तैयार होकर उभरा।